अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया मुझसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हमें एडमिशन देगी या नहीं देगी। मार्केट में ये बात बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको एंड टाइम पर आपको उनका जो कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है वो आपको एडमिशन नहीं देगा, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगा किसी भी टाइम पर। अब होता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ीस जमा कराई होती है और तब तक वो एक किस्म के फंस जाते हैं बाय द टाइम वो यूनिवर्सिटी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ करती है। सो इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कौन सी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं, कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में असेस की हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है उन लोगों के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अभी जा रहे हैं या उसको फर्दर ऑन नेक्स्ट इनटेक में प्लान कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बताता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, अपनी कुछ कम इल्मी की वजह से या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो अपनी नहीं लिखते। ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि आपकी एप्लीकेशन लेटर ऑन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपसे अगेन, एक तो पहले आप जमा कराते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, उसको तो यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करती। जब यूनिवर्सिटी आपको वाकई ही एडमिशन देना चाहती है तब आपसे अगेन बैंक स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर करती है। लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पर्सनल स्टेटमेंट्स आपके एजेंट ने बनाई होती है और उसने उसमें डिफरेंट स्टोरीज डाली होती हैं कि आपने ऐसे भी किया वैसा भी किया, आपकी ये मोटिवेशन है, आप ऐसा करना चाहते हैं, ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, फ्यूचर में आप ऐसा देख रहे हैं। लेकिन जब वो आपसे शेयर नहीं करते, ठीक है। और जब आपका कंप्लायंस का इंटरव्यू होता है तो फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने बातें लिखी हैं वो आपकी एक्चुअल स्टेटमेंट है जो आप अभी दे रहे हैं एक्सप्रेस स्टेटमेंट, उससे कितनी डिफर करती है। तो जब उनको लगता है कि ये बात सही नहीं है, स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है, तो वो आपका कंप्लायंस इंटरव्यू में आपको फेल कर देते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग पहले पर्सनल स्टेटमेंट डिफरेंट देते हैं डिफरेंट कोर्स के लिए, फिर उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपकी दूसरे कोर्स के लिए डिफरेंट देते हैं विद इन द गैप ऑफ 2 और 3 मंथ्स, जो कि एक बिल्कुल नॉन सेंस सी चीज़ लगती है कि ये कैसे हो सकता है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपकी मोटिवेशंस डिफरेंट थी और आपके कैरियर प्लान्स डिफरेंट थे, और 2 या 3 महीने बाद आपने जब डिफरेंट कोर्स में अप्लाई किया तो आपके कैरियर प्लान्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी मोटिवेशन वो बिल्कुल बदल बदल चुकी है। ये पॉसिबल नहीं होता। तो जब यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड होता है, जब आपका रिकॉर्ड चेक करता है और खास तौर पर कंप्लायंस डिपार्टमेंट जब आपका रिकॉर्ड चेक करता है तो वो स्ट्रेट अवे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। एक एसओपी रखें, आप खुद लिखें, मेक श्योर अगर आप नहीं लिख सकते और आपका कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट वो आप खुद पढ़ सके। अपने कंसल्टेंट को बोलें कि एटलीस्ट मुझे पढ़ाएं, मुझे बताएं कि आपने एसओपी में लिखा क्या है, ताकि कंप्लायंस को जब आप इंटरव्यू दें तो आपकी वो बातें मैच कर रही हों। दिस वाज द वन रीज़न। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, जो उस जिसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, वो ये कि एजेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट क्या करते हैं कि पहले आपको एक किसी आसान से कोर्स में लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने बीएससी इकोनॉमिक्स किया या आपने केमिस्ट्री की है, आपको वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। ऑब्वियसली आपकी पहली एप्लीकेशन होती है, उसके साथ एसओपी लगी होती है, आपकी पूरी प्रोफाइल बनी होती है, आपने एक डिफरेंट कोर्स में अप्लाई किया होता है जिसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास होता है। आपका पासपोर्ट जब एंटर होता है तो उसमें सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास होता है कि आपने पहले किस में अप्लाई किया था। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की एक एग्जांपल मैं अपनी इसमें स्क्रीन में लगाऊं ताकि आप लोग देख सके बाय द टाइम जब आप वीडियो देखेंगे। होता ही है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास कि एक स्टूडेंट ने पहले ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ में अप्लाई किया, विच इज़ अ कन्वर्जन कोर्स। जो लोग जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन स्टिल 16 ईयर्स एजुकेशन होती है तो वो उसमें लॉ के बैकग्राउंड में आने के लिए जीडीएल का कोर्स करते हैं। अच्छा, उसमें उनका उनका एडमिशन नहीं हो सका तो उन्होंने विद इन द 2 और 3 मंथ उन्होंने एक डिफरेंट कोर्स में अप्लाई किया। दैट वाज अ साइबर सिक्योरिटी, शायद मेरे ख्याल में, अगर मैं बोल नहीं रहा तो साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ने उनको उनसे फ़ीस ले ली, अनकंडीशनल भी आ गया। लेकिन जब कंप्लायंस उनका इंटरव्यू किया तो उनकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन ये था, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 3 मंथ पहले लॉ में कैरियर बनाने जा रहा था और 3 मंथ बाद अब वो साइबर सिक्योरिटी में या क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाह रहा है। तो एक बात एक सेंस नहीं बनाती। दिस इज़ द सेकेंड मेन रीज़न कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, और ये सब कुछ बैक एंड पे आपका कंसल्टेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स को इसकी फिक्र ही नहीं होती, ना उनको पता होता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कंसल्टेंट क्या कर रहा है। देखिए, कंसल्टेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो वहाँ यूनिवर्सिटी से कैश आपका खींच के लेकर आएगा और आपको देगा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। कंसल्टेंट, एक अच्छे कंसल्टेंट का काम है कि वो आपको गाइड करे।
वो गाइड कर सकता है, आपको गाइड ही करेगा। लोग क्या करते हैं, लोगों को गाइडेंस नहीं चाहिए होती, लोग गाइडेंस के लिए कंसल्टेंट के पास जाते ही नहीं है। अपनी बताते हैं जो रिक्वायरमेंट, और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, द सेकंड एक्सपेक्टेंसी कि वो कैश यूनिवर्सिटी से खींच के आपको ला के दे एज सुन एज पॉसिबल, जो कि उसके हाथ में नहीं है। कैश इस यूनिवर्सिटी के, इवन की यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मंगवा के नहीं दे सकते, क्योंकि बैक एंड पे तो कैश का डिपार्टमेंट डिफरेंट है, वो एक डिफरेंटली काम कर रहा है, उसको तो नहीं पता कि आपके बंदे को कैश चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये पर्सनल रेफरेंस पे तो कैश नहीं इशू होता। लोगों को चाहिए कि कंसल्टेंट को भी राइट पर्पस के लिए आप चूज करें। आप कंसल्टेंट चूज करें एसओपी बनाने में, अगर आपकी हेल्प कर सकता है, राइट कोर्स चूज करने में आपकी हेल्प कर सकता है, राइट यूनिवर्सिटी चूज करने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए आप कंसल्टेंट को चूज करें। ये जो चूंकि कोर्स स्विच करते हैं लोग, इस वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपकी रिजेक्ट करती है एप्लीकेशन। दिस वाज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन इज दैट कि लोग, बहुत सारे लोगों में देखा कि अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री सही से डिफाइन नहीं करते, सही से उनको बताते नहीं है अपने कंसल्टेंट को, जब वो इनिशियली आपकी एप्लीकेशन फाइल करता है। तो अब होता ही है कि फर्दर ऑन जब आपका सेकंड इमिग्रेशन चेक आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जिन्होंने पोर्टल खुद, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट जिन्होंने पोर्टल खुद हैंडल किया है, उन्हें पता है कि एक सेकंड स्टेज पे आपका इमिग्रेशन चेक भी आता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि कंसल्टेंट कुछ बातें गलत लिख देता है आपके पासपोर्ट को देखे बगैर ही, या आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को देखे बगैर ही, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ चेक करा सकती है यूकेबीए से। यूकेबीए से वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप उसमें कंसेंट देते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन यूकेबीए से कंफर्म करा सकते हैं, या उसके अलावा जितनी भी अटैच एम्बेसीज हैं वहाँ से आप रिजेक्ट उनसे चेक करा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी वीज़ा हिस्ट्री छुपाई होती है, या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जो उनकी इंटेंशन है वो छुपाई होती हैं। कुछ लोग अपना मैरिटल स्टेटस मैरिड लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम कंसल्टेंट को अपने डिपेंडेंट को नहीं बुलाएंगे या नहीं बताएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ समझती है कि ये एक डॉजी सी स्टेटमेंट है। आप सही बात लिखें कि मैं अपने कंसल्टेंट, अपने, बार बार मेरे मुंह से कंसल्टेंट नहीं कर रहा है, मैं अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहता हूँ और उसको बुलाऊंगा एट द राइट टाइम, दैट्स इट। अब यूनिवर्सिटी, अब अगली बात आप यूनिवर्सिटी पे छोड़ दें कि वो कैसे आपको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, लेकिन अगर आप उनको डॉज करने की या मिस रिप्रेजेंटेशन की या हाफ ट्रूथ की अपनी वीज़ा हिस्ट्री या अपनी फ्यूचर की जो वीज़ा आपकी जो भी तैयारी है या रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप उनको हाफ ट्रूथ या मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। दिस वॉज द थर्ड रीज़न। और इसके साथ ही फोर्थ रीज़न भी एसओपी से मिलती जुलती है कि होता क्या है कि लोग इनिशियली फाइल जब करते हैं एप्लीकेशन, तो ना उनको अपने फ्यूचर के कोर्स का पता होता है, और ना उनके प्रीवियस कोर्स उस फ्यूचर कोर्स से मैच कर रहा होता है। लाइक मैं अगर बिजनेस से लॉ में जाना चाह रहा हूँ, जीडीआर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कन्वर्जन कोर्स में, जो कि स्पेशली बनाई उन लोगों के लिए किया है जिनका नॉन लॉ बैकग्राउंड है। 16 ईयर्स एजुकेशन तो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, लेकिन नॉन लॉ बैकग्राउंड है। मेरी एसओपी वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मैं कैसे ये 180 डिग्री स्विच कर रहा हूँ अपनी कैरियर लाइन को। होता ही है कि कंसल्टेंट इसको बॉदर ही नहीं करते, इसको पर्सनल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। जब यूनिवर्सिटी देखती है आपकी मोटिवेशन को, तो उनको कोई बात समझ नहीं आती कि ये इस बंदे ने अपनी कैरियर लाइन क्यों स्विच किया है, इसने क्यों पहले केमिस्ट्री में पढ़ा था, बायो में पढ़ा था, बॉटनी में, जोलॉजी में, लेकिन अब ये लॉ में आना चाह रहा है, या अभी वो बिजनेस करना चाह रहा है। कोई चीज़ सेंस नहीं बनाती ना कि आपने क्यों पूरी ज़िंदगी साइंसेस पढ़ी और अब यूके जाने के लिए अब आपने बिजनेस को चूज़ कर लिया, जस्ट बिकॉज बिजनेस एक इजी सब्जेक्ट होते हैं इसलिए। जितने भी अगर आप कोर्स स्विच कर रहे हैं, जितने भी लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट खुद बनाएं या कंसल्टेंट बनाएं, लेकिन उसको मैच करें, अटैच करें उस बात को कि कहाँ से जाके आपकी सोच बदली और आपने इस कोर्स को सेट करना शुरू किया। उसके अलावा आपका गैप भी एटलीस्ट इसमें बहुत मीनिंगफुल मटीरियल सिग्निफिकेंट मायने रखता है कि आप कितना आपका गैप था, उस गैप में आपने क्या किया, और आया उस गैप की वजह से आप ये कैरियर स्विच कर रहे हैं या कोई और रीज़न है। मोस्टली ये होता है कि लोगों ने लेट्स सपोज मेडिकल में कुछ किया था, अब वर्किंग एक्सपीरियंस उनका बिजनेस का हो गया, तो अब वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस में एक्सेल करने के लिए वो कोई बिजनेस का कोर्स करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में चूज़ की। दैट डज मेक सेंस, लेकिन ऐसी आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई जस्टिफिकेशन दे सके कंप्लायंस की टीम को कि, और मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जस्टिफिकेशन नहीं देते क्योंकि एसओपी आपने खुद बनाई नहीं होती है, आपके कंसल्टेंट ने बनाई होती है, और उसने एक डिफरेंट कहानी, या उसने एक स्टैंडर्ड जो उसके पास एक एसओपी बनी चली आ रही होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, उसी में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके तो वो सबमिट करा देता है। ये एक फोर्थ और मेन रीज़न है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की। व्यूअर्स, ये थी कुछ रीजन जो मैंने आपसे डिस्कस की, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में रिपीटेडली मुझे
मैसेजेस भी आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो जनवरी के लिए जाना चाह रहे थे या अगले इनटेक्स के लिए जाना चाह रहे थे वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अप्लाई करने के लिए। मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनका ऑफर लेटर आ भी गया, फिर भी उन्होंने फर्दर प्रोसीड नहीं किया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के लिए, इस डर से कि कहीं हमारी वो फीस लेके हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना कर दें। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको टाइमली जवाब देने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।